28 episode. Let's start and enjoy the episode. आदित्य अभी भी कैबिन के गेट के बाहर खड़ा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रगों में खून उबल रहा है, जो बहुत ही तेजी से उसके दिमाग पर चढ़ रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है। वो कहीं भी नहीं देख पा रहा था और उसकी आंखों में इस बार बस गौतम का हंसता हुआ चेहरा ही घूम रहा था, क्योंकि उसे अंदर से अभी भी गौतम के हंसने की आवाज आ रही थी। जब वो ऐसे ही खड़ा था तब सेक्रेटरी उसे देख रही थी। उसने एक बार पलटकर उसकी तरफ देखा। जब उस सेक्रेटरी को आदित्य की आंखों में इतना गुस्सा दिखा तो वो अपने काम में वापस लग गई। तब आदित्य का मन किया कि वो गौतम से ज्यादा अपने दादाजी से पूछे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं और क्या उन्हें इस बात की भनक है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो कितना गलत है। लेकिन फिर आदित्य को ध्यान आया कि उसके दादाजी की ये बात भी सही थी कि उनका कोई वारिस नहीं है जो इस लायक हो कि आगे बिजनेस को बढ़ा सके या बचा सके। अगर वो पहले ही यहां पर होता तो शायद उसके दादाजी को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आदित्य यहां नहीं था और इसीलिए उन्होंने वो कदम उठाया, इसलिए वो उन्हें भी ब्लेम नहीं कर सकता। आदित्य ने सोचा कि वहां खड़े रहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा और वो उसी गुस्से को लेकर धीरे धीरे चलता हुआ लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट में कोई नहीं था, इसलिए उसने एक बार जोर से लिफ्ट के दीवार पर एक पंच मारा और वहां पर हल्का सा डेंट आ गया। आदित्य फिर बहुत जोर से दर्द में चिल्लाया और जब लिफ्ट खुली तब कुछ लोग वहां पर खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से बाहर निकल गया। फिर जल्दी से बाहर पार्किंग में गाड़ी के पास जाने लगा। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसे फिर से उसी फीलिंग ने घेर लिया जो उसके मन में पहले आई थी। इस बार गाड़ी का डर और गुस्से की वजह से उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगा। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी किया तो अब सबसे ज्यादा उसके दादाजी की इमेज को ठेस पहुंचाएगा। उसने एक बार पलटकर ऊपर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर देखा। उसे दिखा कि वहां पर जो ऑफिस था उसमें से गौतम नीचे उसी को देख रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। आदित्य को पता था कि गुस्से का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए वो गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से जल्दी निकल गया। आदित्य जब उसी रास्ते पर वापस गाड़ी चला रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की सारी कार में कोई भी आवाज नहीं है और सड़क पर कोई शोर नहीं है। उसके लिए बस सामने एक रास्ता था जो उसके घर की तरफ जाता था, जहां पर उसे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन आदित्य को लगा कि वो बहुत देर कर चुका है। गौतम पहले ही उसके परिवार से 2-3 बार मिल चुका है और उसकी मां तो उसे अपना भाई भी मानने लगी है। आखिर वो उन सबको कैसे समझाएगा कि गौतम बुरा आदमी है या फिर वो उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है। अगर उसने ऐसा कर भी दिया तब भी उसके दादाजी का यह फैसला कि उन्होंने गौतम को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है, इसे वो कैसे बदलेगा, क्योंकि लीगल पेपर और सारी चीजों के लिए उसे गौतम के एक साइन की जरूरत पड़ेगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आदित्य इन बातों को सोचकर और भी परेशान हो रहा था। वो गाड़ी तेज चला रहा था, इसी वजह से जितने टाइम में वो आया था उससे 5 मिनट पहले ही वो अपने घर पहुंच गया। उसने गाड़ी बाहर ही लगा दी, फिर गुस्से में जल्दी से उतरकर घर के अंदर गया। उसने देखा कि हॉल में मृणाली और उसकी मां बैठकर डेली सोप सीरियल देख रही हैं। दोनों हंस भी रही हैं। आदित्य की मां ने उसे देखा और फिर पूछा, अरे तू इतनी जल्दी वापस आ गया? मुझे तो लगा था कि शाम तक आएगा। आदित्य ने सोचा कि अब मां के सामने उसे अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। शाम को जब दादाजी घर पर आएंगे तब वो उनसे इस बारे में कुछ बात करेगा और तब तक के लिए उसे थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा। उसने फिर धीरे से मां से कहा, हाँ वो मेरा काम हो गया था इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। अच्छा आजा हमारे साथ बैठ जा, सीरियल देख ले थोड़ी देर, मां ने कहा। लेकिन आदित्य की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो यहां पर बैठा रहे। उसे बस अपने लिए एक जगह चाहिए थी जहां पर बैठकर वो थोड़ा सा रिलैक्स कर पाता। इसलिए उसने कहा, नहीं मां, अब मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं ऊपर कमरे में सोने जा रहा हूं। अगर आप दोनों को कुछ भी काम हो तो मुझे आवाज लगा देना। ठीक है, मां ने कहा और आदित्य उनकी इतनी सी बात सुनकर उसी तरीके से जल्दी पांव पटक कर अपने कमरे के अंदर चला गया। कमरा पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया था। जहां पर बुक शेल्फ में किताबें जम गई थीं, रीडिंग टेबल पर भी साफ सफाई हो गई थी और बेड पर भी एक चादर और 2 तकिए थे। आदित्य को समझ आया कि जब वो यहां से गया होगा तब उसकी मां ने या फिर मृणाली ने वो सारी चीजें सही कर दी होंगी।
इसी बात को सोचकर आदित्य अपने पलंग पर लेटा और ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसने सोचा कि हर घर की सीलिंग अलग अलग होती है, लेकिन जब भी वो किसी सीलिंग पर देखता है तो उसे या तो डिस्ट्रक्शन दिखता है या फिर अपने गलत डिसीजन से बने हुए उस डेविल का चेहरा जो उसे पूरे तरीके से बर्बाद करने वाला हो। पहले उसे अपने घर पर सुशील का चेहरा दिख रहा था और अब गौतम का। कभी तो उसे उन दोनों का चेहरा एक जैसा ही दिख रहा था, जो हंस हंसकर बस उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है और कितनी सारी गलतियां करता रहता है। उसने सोचा था कि अगर वो अपने घर पर आ जाएगा तो वो उनके प्लान से एक कदम आगे होगा, लेकिन यहां पर जब वो आया है तो गौतम पहले ही उसके परिवार की कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है और वो सुशील के साथ कुछ प्लान भी कर रहा है। पर वो क्या हो सकता है? शायद आदित्य को यह तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक सही टाइम नहीं आएगा, लेकिन आदित्य सही टाइम का भी इंतजार नहीं कर सकता। उसे यह भी पता था कि अगर वो जिस तरीके से अपना एक महीना खराब कर चुका है, अगर वैसे ही उसने आगे कंटिन्यू किया तो शायद चीजें और भी बिगड़ जाएंगी। अपनी ताकतों के साथ भी वो उन सबको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन सारी बातों को अपने मन में रखकर उसे सिर दर्द होने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते ही उसे वही सारी इमेजेस दिखने लगी और उसे समझ आया कि वो सपनों की दुनिया में जा चुका है। आदित्य को अभी भी अपने उन सपनों से डर लग रहा था जो उसके परिवार की मौत और सारी चीजों का डिस्ट्रक्शन ही उसे दिखा रहे थे। पर वो मजबूर था, क्योंकि अगर वो सपने नहीं देखता तो शायद उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता। और जब वो उठा तो उसने देखा कि कमरे में बहुत ही कम लाइट है और बाहर का सूरज भी ढलने की कगार पर है। वो पिछले 4 घंटों से सो रहा था। जब वो उठकर बैठा तो उसने फैसला लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। वो अपने इस फैसले पर निडर खड़ा रहकर अब हर उस आदमी और बुरी ताकत से लड़ेगा जो उसके और उसके परिवार का खात्मा चाहती है। उसने सोचा कि वो कल सुबह ही जाकर गौतम से फेस टू फेस बात करेगा और इस मामले को यहीं पर क्लोज कर देगा। यही बात सोचकर उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और वो गेट खोलकर कमरे से बाहर निकला। जब वो नीचे जा रहा था तो उसे मनाली और अपनी मां की ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। उसे घर के अंदर एक अलग ही टाइप का सन्नाटा महसूस हो रहा था, जैसे वहां पर कुछ हुआ है और वो दोनों किसी बात को करना ही नहीं चाहती। जब वो नीचे उतरकर किचन में गया तब उसने देखा कि मनाली और उसकी मां दोनों खाना बना रही हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर ना तो कोई स्माइल है और ना ही कोई एक्सप्रेशन। तब आदित्य ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे हॉल की तरफ जाने लगा। हॉल में पहला कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि घर में ऐसा माहौल क्यों है, क्योंकि उसे सोफे पर अपने पापा बैठे हुए दिखे जो पेपर पढ़ रहे थे। आदित्य के कदम जैसे वहीं रुक गए। उसे समझ आ गया कि उसकी मां ने कहा था कि शाम को पापा आ जाएंगे और वो आ गए हैं। शायद उन्हीं ने मनाली और उसकी मां को देख लिया होगा जो हंस रही थी और उन्हें इस बात का अच्छा नहीं लगा होगा। वो पहले भी मां को इस चीज के लिए चिल्लाते थे कि वो पूरा टाइम टीवी के सामने बैठकर ही निकाल देती है। आदित्य वहीं खड़ा रहा और उसने सोचा कि अब उसे अपने पापा को एनकाउंटर करना ही होगा। यही बात सोचकर वो आगे बढ़ा और उसने जाकर अपने पापा के पांव छुए। वो वहीं पर रुक गया। उसने एक्सपेक्ट किया कि या तो उसके पापा मां की तरह ही सिर पर हाथ रखेंगे या फिर दादाजी की तरह सीधा करके गले लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और बस पेपर फोल्ड करके साइड में रखा। आदित्य तब पीछे हट गया। उसने देखा कि उसके पापा थोड़े और बूढ़े हो गए हैं। जहां पर उनके बाल हल्के सफेद थे, आंखें भी थोड़ी छोटी हो रही थी और चेहरे की मूंछ दिखा रही थी कि उन्होंने कितने ही टाइम से शेविंग या फिर कटिंग नहीं की है। वो आदित्य को ही घूर रहे थे और आदित्य भी उन्हें ही देख रहा था। तब आखिरकार वो मोमेंट आया जब उसके पापा ने कहा, खुश रहो आदित्य, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी पापा, आदित्य ने कहा और फिर वो स्माइल करने लगा। लेकिन उसके पापा के रिएक्शन नहीं बदले। वो अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे और शायद उसकी आंखों में देखकर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आदित्य की आंखें अभी भी वही बातें करती हैं जैसे पहले करती थीं? क्या उसे अभी भी नशे और दूसरी चीजों की लत है या फिर वो सब खत्म हो गई है? और क्या आदित्य अभी भी गुस्से से भरा हुआ है और बस लोगों को मारना पीटना ही चाहता है, या फिर वो बदल गया है? उन्हें आदित्य की आंखों में अपना कोई भी जवाब नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वो आदित्य से बात नहीं करेंगे तब तक उन्हें जवाब भी मिल नहीं पाएंगे।
Thanks for hearing.